नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी हब 890 पर। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे के सिद्धांत पढ़ना। कौन सा सिद्धांत? सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल, माइक्रो एनालिटिकल मॉडल। जनसंख्या के अधिकांश सिद्धांत या मॉडल संरचनात्मक प्रकृति के हैं। उनमें विश्लेषण के लिए सामान्यतः उन्हीं तथ्यों तथा इकाइयों का प्रयोग किया गया है जिनकी माप सरलतापूर्वक या सुगमतापूर्वक की जा सकती है और उनके प्रत्यक्ष संबंधों को गणितीय विधियों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ऐसे मॉडलों में समुच्चय आंकड़ों एग्रीगेट डेटा का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वे स्थानांतरण के प्रवाह का समुच्चयात्मक विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार प्रवास के उद्देश्य या कारणों का अनुमान उनमें प्रयोग किए गए संरचनात्मक नियंत्रकों के आधार पर लगाया जाता है। सन 1967 में टी हैगरस्ट्रैंड ने अपने स्थानिक अंतरक्रिया सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटरैक्शन के विश्लेषण में आवासीय संचलन रेजिडेंशियल मूवमेंट का एक सरल मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें हैगरस्ट्रैंड ने 1967 में सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा? स्थानिक अंतरक्रिया सिद्धांत, जिसमें आवासीय संचलन, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। इस मॉडल के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण सतत रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि विभिन्न केंद्रों के रूप में वितरित होता है जो परस्पर संबंधित होते हैं और उनके मध्य संचलन पाया जाता है। मान लीजिए एक केंद्र है, और यहाँ पर उपकेंद्र हैं। सभी के मध्य सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनके मध्य आवागमन यानी संचलन पाया जाता है। यह मॉडल मूलतः व्यक्ति विशेष के संचलन पर आधारित है। हैगरस्ट्रैंड के मतानुसार व्यक्ति विशेष का संचलन विशिष्ट प्रकार का होता है और इसका आधार उसको प्राप्त होने वाली सूचना होती है। इन्होंने एक मुख्य तत्व क्या बताया है? सूचना को। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का सूचना क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वह अपने संचलन मूवमेंट का निर्धारण प्रायः संभाविता के अनुसार करता है, जिसका भिन्न भिन्न होना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सूचना सभी को एक समान नहीं मिलती है ना, तो भिन्न भिन्न होना स्वाभाविक ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का सूचना क्षेत्र उद्देश्य और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। उनके अनुसार व्यक्तिगत सूचना क्षेत्रों में भिन्नता होते हुए भी कुछ जनसंख्या समुदायों के संचलन में नियमितता पाई जाती है। कहने का आशय है कि जो व्यक्ति हैं उनको सूचनाएं तो अलग अलग प्राप्त होती हैं, लेकिन जब प्रवास होता है, संचलन होता है, वो नियमितता मतलब समान होती है। अतः एक नियत अवधि में कुछ लोगों के व्यक्तिगत सूचना क्षेत्रों के विश्लेषण द्वारा औसत सूचना क्षेत्र का निर्धारण या सीमांकन किया जा सकता है, और सूचना के आधार पर ये औसत सूचना क्षेत्र यानी इसको जो संचलन करते हैं उसमें कुछ लोग समान होते हैं, तो उनको औसत सूचना क्षेत्र के आधार पर रखा जा सकता है। इस प्रकार से निर्धारित औसत सूचना क्षेत्र नियमित क्षेत्र के रूप में होता है, जो व्यक्तियों के संचलन अनुभवों पर आधारित होता है। इससे स्पष्ट है कि औसत सूचना क्षेत्र के निर्धारण में प्रत्येक व्यक्ति के निजी सूचना क्षेत्रों का योगदान होता है। हैगरस्ट्रैंड की संकल्पना का निष्कर्ष यह है कि भौतिक या स्थानिक रूप से निकट रहने वाले व्यक्तियों में संबंध की आवृत्ति अधिक होती है। अतः इस पर प्रकारांतर दूरी ह्रास का नियम लागू होता है। यानी अगर दूर रहेंगे तो उनको
सूचनाएं कम मिलेंगी एक दूसरे से तो हो सकता है प्रवास में फिर अंतर आ जाए। कहने का आशय यही है। व्यक्तियों में संबंध की आवृत्ति, ये चीज़। स्टीफन गेल ने हैंगर स्ट्रेन के नए सूचकांक के रूप में सूचना क्षेत्र के प्रस्ताव की प्रशंसा की है, किंतु उनका मानना है कि प्रवास प्रवाह माइग्रेशन फ्लो ज्ञात करने की यह विधि अधिक बोझिल है और इतनी बोझिल विधि से प्राप्त परिणाम दूरी क्षय प्रतिफल से विशेष भिन्न नहीं होता है। इस आधार पर आलोचना की जा सकती है। एक पॉइंट आलोचनात्मक लिखा जा सकता है। चलिए ये सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है। हम आगे का सिद्धांत देखते हैं कौन सा है। ली का प्रवास सिद्धांत। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसमें वे सभी कारक शामिल किए जाते हैं जो प्रवास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सन 1966 में ली, एफ.एस. ली इनका पूरा नाम है, ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने जनसंख्या प्रवास को 4 कारकों का परिणाम बताया जो निम्नलिखित हैं। कौन से हैं वो 4 कारक? नंबर 1 मूल स्थान के कारक, नंबर 2 गंतव्य स्थान के कारक, नंबर 3 मध्यवर्ती अवरोध, नंबर 4 व्यक्तिगत कारक। आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या इन कारकों में। नंबर 1 मूल स्थान के कारक। मूल स्थान पर कुछ दाब या प्रतिकर्षण पुश फैक्टर होते हैं जो लोगों को वहां से जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कारकों में प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, ये सारे प्राकृतिक प्रकोप हैं। रोजगार का अभाव, ये तो पता ही आप सभी को, रोजगार नहीं है, काम करने के अवसर नहीं है। संसाधनों की कमी, वहाँ पर संसाधन नहीं है पूर्ण, तो इसलिए भी प्रवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि है संसाधनों की तुलना में, तो वहाँ से लोग विमुख होकर के प्रवास करते हैं मूल स्थान से। ये मूल स्थान और ये गंतव्य स्थान, यहाँ पर ये कारक सारे दबाव डालते हैं कि यहाँ से आप जाइए जाइए, है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं, गंतव्य स्थान के कारक। गंतव्य स्थान पर विद्यमान आकर्षण कारक, पुल फैक्टर, लोगों को बाहर से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये हो गया मूल स्थान और ये हो गया गंतव्य स्थान। यहाँ से पुश फैक्टर काम कर रहे हैं और यहाँ पे पुल फैक्टर काम कर रहे हैं। यहाँ से ये कारक बोल रहे हैं आप यहाँ से जाइए, और यहाँ पर जो कारक विद्यमान हैं वो बोल रहे हैं आप यहाँ पर आइए, है ना। सामान्यतः नगरों में रोजगार की विविधता तथा अन्य सुविधाएं पाई जाती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी प्रकार विकसित क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों से व्यक्तियों को रोजगार आदि के लिए आकर्षित करते हैं, है ना। नंबर 3 क्या है? मध्यवर्ती अवरोध। मूल स्थान और गंतव्य स्थान के मध्य स्थित अवरोध प्रवास को हतोत्साहित करते हैं। दूरी में वृद्धि से परिवहन व्यय तथा समय अधिक लगता है, अतः दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रवास की मात्रा कम होती जाती है। मान लीजिए यहाँ पर दूरी ज़्यादा है तो यहाँ बीच में छोटे मोटे शहर या कुछ विद्यमान हैं तो यहीं पर लोग रुकने लगते हैं, तो इनको मध्यवर्ती अवरोध बोला जाता है। चौथा कौन सा कारक है? व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में कौन कौन से हैं? प्रवास की मात्रा और दिशा पर व्यक्तिगत कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। प्रवास के निर्धारण में आयु, लिंग, व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, मनोवैज्ञानिक दशा, जीवन स्तर आदि वैयक्तिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आयु में बच्चों और वृद्धों की तुलना में युवाओं का प्रवास अधिक होता है। लिंग में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का प्रवास अधिक होता है। व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर भी प्रवास का निर्धारण होता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री आसपास पड़ी हुई है, मान लीजिए कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री है, लेकिन व्यक्ति का ज्ञान उससे ऊपर है, वो वहाँ पे उसका ज्ञान उस आधार पर नहीं है तो वो बाहर जाएगा,
है ना, वहाँ पर काम नहीं करेगा। रोजगार तो है किंतु व्यक्ति का ज्ञान उससे अधिक है। अनुभव भी है। मनोवैज्ञानिक दशा, मान लीजिए सब कुछ है लेकिन उसका जो मन है वो बाहर जाने का ही है, मतलब दूसरे शहर, तो मनोवैज्ञानिक दशा भी एक फैक्टर हो सकता है। जीवन स्तर भी कारक है। ये सभी व्यक्तिगत कारक में आएंगे, प्रवास के लिए योगदान देते हैं। ली ने मूल स्थान और गंतव्य स्थान से संबंधित कारकों तथा दोनों के मध्य स्थित अवरोधों को आरेखीय रूप में प्रदर्शित किया है। देखते हैं क्या क्या प्रदर्शित किया आरेख में। ये हो गया मूल स्थान, ये हो गया गंतव्य स्थान, ये मध्यवर्ती अवरोध। उन्होंने मूल स्थान और गंतव्य स्थान के कारकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियाँ? धनात्मक कारक, ऋणात्मक कारक और तटस्थ कारक। वे कारक जो किसी स्थान पर मनुष्यों को रहने के लिए आकर्षित अथवा प्रेरित करते हैं उन्हें धन द्वारा, और जो कारक बाहर से लोगों को बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं उन्हें ऋण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो लोगों को प्रवास के प्रति तटस्थ रखते हैं। इसमें क्या है? प्लस है जो आकर्षित कर रहा है लोगों को अपनी ओर, माइनस जो पुश कर रहा है कि यहाँ से आप जाइए, और जीरो जो है वो तटस्थ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, एज इट इज़ रख रहा है। इसमें कुछ कारक सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, किंतु अनेक कारकों का प्रभाव विभिन्न लोगों पर भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। उदाहरण स्वरूप क्या है? एक स्थान की शिक्षा व्यवस्था छोटे बच्चों वाले अभिभावकों के लिए धनात्मक होती है, किंतु यह संतान रहित लोगों के लिए ऋणात्मक हो सकती है। इसी प्रकार अविवाहित स्त्री या पुरुष के लिए यह तटस्थ या निष्प्रभावी कारक हो सकती है। ली ने मूल स्थान और गंतव्य स्थान के धनात्मक तथा ऋणात्मक कारकों, अंतर्वर्ती बाधाओं और व्यक्तिगत कारकों को एक साथ संयुक्त करके जनसंख्या, प्रवास की मात्रा, दिशा, प्रवाह तथा प्रवासियों के लक्षण संबंधी कई परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया है, जिन्हें निम्न 3 श्रेणियों में रखा गया है। देखते हैं कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 प्रवास की मात्रा संबंधी परिकल्पनाएं। नंबर 2 प्रवास की धारा संबंधी परिकल्पनाएं। नंबर 3 प्रवासियों के लक्षण संबंधी परिकल्पनाएं। आइए देखते हैं फटाफट क्या है ये। प्रवास की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन संबंधी परिकल्पनाएं। ली ने प्रवास की मात्रा से संबंधित 6 परिकल्पनाओं की चर्चा की है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 किसी दिए गए क्षेत्र के अंदर जनसंख्या प्रवास की मात्रा क्षेत्र की भिन्नता के अनुसार परिवर्तनशील होती है। अधिक भिन्नता वाले क्षेत्र में प्रवास का स्तर उच्च पाया जाता है। कहने का आशय, जिस क्षेत्र में भिन्नता होती है वहाँ पर प्रवास अधिक होता है। नंबर 2 जनसंख्या संबंधी भिन्नता अधिक रहने पर अधिक प्रवास होता है, किंतु जाति, धर्म, शिक्षा, आय, परंपरा संबंधी एक रूपता रहने पर प्रवास की मात्रा कम होती है। जहाँ पर एक जाति के लोग होंगे तो फिर वहाँ पर प्रवास कम होगा, क्योंकि वर्चस्व एक जाति के लोगों का होता है। यही फैक्टर धर्म पर भी लागू होता है। फिर शिक्षा में अगर विविधता नहीं है तो वहाँ पर उसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग जाएंगे। आय और परंपरा संबंधी एक रूपता, ये अगर ये कारक हैं तो फिर प्रवास की मात्रा कम होती है। नंबर 3
मूल स्थान और गंतव्य स्थान के बीच बाधाओं की मात्रा जितनी अधिक होगी, प्रवास की मात्रा उतनी ही कम है, जैसे पहले स्पष्ट कर दिया है। नंबर 4, प्रवास के उतार चढ़ाव प्रवास की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव प्रवास की मात्रा को प्रभावित करते हैं। आर्थिक प्रगति के समय प्रवास की मात्रा अधिक और आर्थिक मंदी के समय कम पाई जाती है। बिल्कुल सही है। नंबर 5, जब तक कोई समुचित नियंत्रण नहीं लगाया जाता तब तक प्रवास की मात्रा और दर में समय के साथ साथ वृद्धि होती है। जैसे कुछ विकसित देश नियंत्रण लगाते रहते हैं, H1 वीज़ा जैसे, है ना, तो तब प्रवास घटने लगता है। नंबर 6, देश या क्षेत्र में विकास की अवस्था के अनुसार प्रवास की मात्रा और दर परिवर्तित होती रहती है। विकसित देशों में उच्च प्रवास और अल्प विकसित देशों में निम्न प्रवास पाया जाता है। जैसे अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर जाना लोग पसंद करते, किंतु वहीं अफ्रीकी देशों में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर विकास है ही नहीं, तो मूल कारक है ही नहीं आकर्षण के, तो वहाँ लोग क्या करने जाएंगे, है ना। तो ये सारे कारक हैं। देखते हैं दूसरा, प्रवास की धारा, स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन संबंधी परिकल्पनाएं। जनसंख्या प्रवास की धारा या दिशा के संबंध में ली ने निम्नलिखित 6 परिकल्पनाएं बताई हैं। कौन सी हैं 6 परिकल्पनाएं? नंबर 1, मूल स्थान और गंतव्य स्थान के बीच जनसंख्या प्रवास की एक निश्चित प्रमुख धारा उत्पन्न होती है और उसके अंतर्गत अधिक प्रवास होता है, क्योंकि सामान्यतः अधिक प्रवासी किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर निश्चित मार्ग से ही प्रवास करते हैं। धारा के संदर्भ में बताया, एक निश्चित धारा उत्पन्न होती है और उसके अंतर्गत अधिक प्रवास होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य निश्चित मार्ग से ही होता है। नंबर 2, प्रत्येक मुख्य जनसंख्या प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवास की प्रतिधारा काउंटर स्ट्रीम का भी विकास होता है। किसी गंतव्य स्थान के लिए प्रवास के प्रारंभ होने पर लोग मूल स्थान पर विद्यमान सुविधाओं के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मूल स्थान की ओर भी प्रवास की प्रतिधारा उत्पन्न हो जाती है। जब कहने का आशय है, जब शहर जाते हैं लोग तो गांव में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनकी महत्ता पता चलती है कि वही चीज़ गांव में कितनी सस्ती है, फ्री मिल रही है, और शहर में देखो पानी भी बिक रहा है या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन्वायरमेंट हो गया, है ना, उसके प्रति जागरूकता। तो फिर जैसे ही उनका जॉब ख़त्म होती है, कुछ भी होती है, तो वो फिर गांव की ही ओर लौटना प्रारंभ करते हैं। जैसे कोरोना काल सबसे बड़ा उदाहरण तो यही देखा जा सकता है कि यहाँ से फिर प्रतिधारा उत्पन्न होती है। नंबर 3, प्रवास के विकास के लिए मूल स्थान पर दाब कारक पुश फैक्टर के प्रभावी होने पर प्रवास की धारा अधिक बलवती होती है, क्योंकि दाब या प्रतिकर्षण कारण आकर्षक कारकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं। बिल्कुल सही है, मजबूरी सबसे बड़ी होती है। नंबर 4, मूल स्थान और गंतव्य स्थान की विशेषता समान होने पर प्रवास की धारा और प्रतिधारा दोनों क्षीण प्रकृति की होती है। अगर बराबर सारे फैक्टर मूल स्थान में भी हैं और यहाँ गंतव्य स्थान में भी है, तो लोग क्यों जाना चाहेंगे? सारी सुविधाएं रहेंगी तो अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहेगा। नंबर 5, यदि मूल स्थान और गंतव्य स्थान के बीच मध्यवर्ती बाधाएं अधिक होती हैं तो प्रवास की धारा की दक्षता उच्च होती है। नंबर 6, आर्थिक दशाओं में परिवर्तन के साथ साथ प्रवास की क्षमता भी परिवर्तनशील होती है। यह समृद्धि काल में उच्च, विपन्नता के समय भिन्न होती है। जब पैसे रहेंगे तो प्रवास उच्च होगा, जब पैसे नहीं रहेंगे तो विपन्नता के कारण निम्न होगी। तीसरी परिकल्पना देखते हैं,
प्रवासियों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेशन संबंधी परिकल्पनाएं। ली ने प्रवासियों की विशेषताओं लक्षणों से संबंधित 7 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। नंबर 1, जनसंख्या प्रवास चयनात्मक होता है और किसी प्रदेश में कुछ लोग ही स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण स्वरूप बच्चों एवं वृद्धों की तुलना में प्रौढ़ तथा स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक प्रवास करते हैं। सही बात है। नंबर 2, जो प्रवासी गंतव्य स्थान पर उपस्थित सुविधाओं से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं उन्हें चयनित पॉजिटिवली सिलेक्टेड माना जाता है, क्योंकि ये प्रवास के लिए बाध्य नहीं होते हैं बल्कि अच्छे अवसरों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से प्रवास करते हैं। ये हो गया चयनात्मक। नंबर 3, जो प्रवासी मूल स्थान पर उपस्थित प्रतिकूल दशाओं ऋणात्मक कारकों से बाध्य होकर प्रवास करते हैं ऋणात्मक चयनित माना जाता है, नेगेटिव सिलेक्टेड। जिस क्षेत्र में ऋणात्मक कारक अधिक प्रबल होते हैं वहाँ प्रवास चयनात्मक नहीं होता है बल्कि लोगों को बाध्य होकर प्रवास करना पड़ता है। मूल स्थान से कठोर ऋणात्मक कारकों का सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर लोगों पर होता है, अपोजिट बिल्कुल। नंबर 4, जनसंख्या प्रवास, यहाँ पे वही है गरीबी, भुखमरी, इसी कारण से लोग प्रवास करते हैं। नंबर 4, जनसंख्या प्रवास सामान्यतः द्विबहुलक बाई मॉडल होता है। कुछ लोग उद्भव स्थल से ऋणात्मक कारकों से बाध्य होकर तथा कुछ लोग गंतव्य स्थान के धनात्मक कारकों से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं, है ना। नंबर 5, धनात्मक चयनात्मकता मध्यवर्ती बाधाओं के अनुकूल होती है, अर्थात मध्यवर्ती कठिनाइयों में वृद्धि के साथ धनात्मक चयन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। नंबर 6, प्रवास आयु परक या आयु के अनुसार चयनात्मक होता है। जीवन चक्र की कुछ अवस्थाओं में प्रवास अधिक होता है, बिल्कुल सही है। जैसे युवा वर्ग हो गया तो वो प्रवास अधिक करेगा, वृद्धावस्था में लोग प्रवास तुलनात्मक रूप में कम करेंगे। नंबर 7, प्रवासी जनसंख्या की विशेषता उद्भव स्थल और गंतव्य स्थल की जनसंख्या विशेषताओं के मध्य की होती है। प्रवासी उद्भव स्थल की विशेषताओं को पूर्णतः छोड़ नहीं पाते हैं और गंतव्य स्थल की विशेषताओं को पूर्णतः ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अतः प्रवासी जनसंख्या की विशेषताएं दोनों के बीच की और मिश्रित प्रकार की होती हैं। भाषा, बोली, रीति रिवाज ये आधे यहाँ के अपनाते हैं, आधे यहाँ के अपनाते हैं, तो ये मिश्रित प्रकार की हो जाती हैं, है ना। चलिए, ली का प्रवास सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है। चूँकि आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई इसलिए मैंने प्रश्नोत्तर इसमें शामिल नहीं किए हैं, जो अगले वीडियो में मैं शामिल करूँगी। यहाँ पर समाप्त होती है आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।